गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए प्रथम वर्ष में प्राचीन भारत का इतिहास पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है हर्षवर्धन का शासन प्रबंध। हर्षवर्धन केवल एक महान विजेता ही नहीं अपितु एक सुयोग्य प्रशासक भी था। वस्तुतः विशाल साम्राज्य की रक्षा और दृढ़ता के लिए सुसंगठित, सुव्यवस्थित और प्रभावशाली शासन व्यवस्था आवश्यक है। हर्ष भी इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं था। अतः उसने अपने जो पूर्ववर्ती गुप्त साम्राज्य थे उसको, उनकी जो शासन व्यवस्था थी उसको आधार बनाकर समयानुकूल और आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किया और अपनी शासन व्यवस्था का निर्माण किया। वस्तुतः हर्ष की शासन व्यवस्था गुप्तकालीन शासन प्रणाली की प्रतिछाया भी थी। अब इसके जो शासन प्रबंध था उसके बारे में हमें बाणभट्ट द्वारा जो रचित हर्ष चरित्र है उससे जानकारी मिलती है। हैंसांग जो उसके शासन काल में आया था उससे हमें उसकी यात्रा वृत्तांत से इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त हर्षकालीन जो मधुबन और बांसखेड़ा के अभिलेख और उसकी मुद्राएं हैं उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम केंद्रीय शासन के ऊपर चर्चा करेंगे। केंद्रीय शासन में जो राजा होता था वो सर्वोच्च पदाधिकारी होता था, मतलब शासन में सम्राट का सर्वोच्च स्थान था। शासन संबंधी सभी सर्वोच्च शक्तियां हर्ष के हाथों में या सम्राट के हाथों में केंद्रित होती थी। सेनापति, न्यायाधीश, मंत्रियों या अन्य उच्च पदाधिकारी थे उनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा ही की जाती थी। वह आज्ञा पत्र व घोषणा पत्र निकालता था। प्रधान न्यायाधीश का कार्य करता था। युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करता था। उसे परम भट्टारक, परमेश्वर, परम देवता, महाराजाधिराज, एकाधिराज, चक्रवर्ती आदि अनेक उपाधियां प्राप्त थी। यद्यपि हर्षवर्धन को व्यापक अधिकार प्राप्त थे परंतु वह निरंकुश सम्राट न होकर एक प्रजावत्सल और आदर्श शासक था। वह अपनी प्रजा की नैतिक और भौतिक उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता था। तो इस प्रकार जो है हर्ष का शासन प्रबंध था उसमें हर्ष जो था या शासक जो था वो उसका स्थान सर्वोच्च होता था। इसके अतिरिक्त उसने अपनी मंत्री परिषद का भी निर्माण किया था। शासन प्रबंध में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। इसका उल्लेख बाणभट्ट की जो हर्ष चरित्र थी उसमें इसका उल्लेख होता है। हर्ष मंत्रिपरिषद की शक्ति और महत्व इसी तथ्य से स्पष्ट है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार वह ग्रह वर्मा की हत्या के बाद प्रशासन संबंधी प्रश्न मंत्रिपरिषद द्वारा ही निर्णित किए गए थे। तो हर्ष का जो प्रधान सचिव था भांडी था। भांडी कौन था? उसका ममेरा भाई। और संदीप विग्रह था। अवंती सिंहनाथ उसका सेनापति था। स्कंदगुप्त उसका एक अन्य योग्य मंत्री था और हस्ती सेना का सेनापति था। इसके अतिरिक्त मधुबन लेख से कुछ अन्य अधिकारियों के नाम भी पता चलते हैं। देखो मैंने आपकी इसमें वीडियो में भी डाला है कि मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। संदीप विग्रह युद्ध मंत्री होता था। कटुक गज सेना का सेनापति होता था। अक्ष पटालाधिकृत जो होता था ये सरकारी कागज पत्र रखने वाला होता था। वृद्धवासर ये अश्व सेना का सेनाध्यक्ष होता था। मीमांसक ये न्यायाधीश होता था। गृह शासन साम्राज्य की विशालता के कारण समुचित शासन के लिए साम्राज्य अनेक प्रशासन विभागों में बांटा गया था। प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार हर्ष के शासनकाल में जो पदाधिकारी होते थे उसमें पुरोहित, महासंधिवर्गक, रण भंडारिक, अक्ष पटालाधिकृत, ये सबके बारे में आपको मैंने इसमें वीडियो में लिखा हुआ है। महाबलाधिकृत, सेनापति, वृद्धाश्वर, कटुक, जाट, भाट, दूत, उपरिक, आयुक्त, मीमांसक, महाप्रतिहार, भोगिक, ये सारे होते थे, सेवक होते थे। तो ये सारी चीजें होती थी। इसके अलावा जो न्याय विभाग होता था उसमें राजद्रोह के लिए जो राजद्रोह करता था, एक्चुअली हर्षवर्धन एक न्यायप्रिय सम्राट था और वो निष्ठापूर्वक न्याय करता था। ये सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करता था और उसका निर्णय अंतिम माना जाता था।
अपराधों की भांति जांच पड़ताल की जाती थी और अपराध सिद्ध होने पर अपराधी को कठोर दंड भी दिया जाता था। हर्ष के समय में कठोर दंड व्यवस्था भी थी। राजद्रोह के लिए आजीवन कारावास का दंड दिया जाता था। सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने पर, माता पिता के साथ अनुचित व्यवहार करने पर, विश्वासघात करने पर अंग भंग भी किया जाता था। देश निर्वासन का दंड भी प्रचलित था। साधारण अपराधों के लिए अर्थदंड दिया जाता था। फौजदारी अपराधों के लिए कठोर दंड मिलता था और कारावास में बंदियों के साथ कड़ाई का व्यवहार किया जाता था। चीनी यात्री हैंसांग के अनुसार अपराधी का पता लगाने के लिए जल परीक्षा, अग्नि परीक्षा, तुला परीक्षा प्रचलित थी। कठोर दंड व्यवस्था के फलस्वरूप अपराधियों की संख्या बहुत कम थी। चीनी यात्री हैंसांग के अनुसार क्योंकि सरकारी शासक जो ईमानदारी से होता था और प्रजा का पारस्परिक संबंध अच्छा था, इसीलिए अपराधी वर्ग छोटा था। फिर भी चोर डाकुओं का आतंक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था। स्वयं हैंसांग 2 बार डाकुओं द्वारा लूटा गया था, परंतु आमतौर पर जो थी शासन व्यवस्था चारों तरफ स्थापित थी। राजस्व व्यवस्था, राजस्व में किस प्रकार से होती थी? आय व्यय माना जाता था। ये राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार जो राजस्व व्यवस्था अपनाई गई, उसके शासनकाल में आय के जो प्रमुख साधन थे वो थे उद्रंग था भूमि कर, उपरिक्त नियमित कर के अतिरिक्त कर, धान्य कुछ विशेष अनाजों का कर, हिरण्य खनिज पदार्थों पर लगाया गया कर, न्याय शुल्क, अर्थदंड। इन करों के अतिरिक्त दूध, फलों, चारागाहों, घाटों, नदियों आदि पर भी कर लगाया जाता था। बाजार और मंडियों में बिकने वाली वस्तुओं पर बिक्री कर भी लगाया जाता था। राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर था तथा उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। राज्य की आय को बड़ी उदारता से व्यय किया जाता था। हैंसांग के अनुसार राज्य के व्यय के 4 भाग थे। एक भाग धार्मिक कार्यों तथा सरकारी कामों में खर्च होता था और दूसरा भाग बड़े बड़े सार्वजनिक अधिकारियों पर खर्च होता था। तीसरा भाग विद्वानों को पुरस्कार देने के लिए खर्च होता था, तो चौथा भाग विभिन्न संप्रदायों को दान में दिया जाता था। सेना व पुलिस विभाग, अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए हर्षवर्धन ने एक विशाल, स्थायी और अनुशासित सेना का गठन किया था। हैंसांग के अनुसार हर्ष की सेना में 60,000 हाथी, 1 लाख घुड़सवार थे, ऊंट भी थे काफी संख्या में। युद्ध के अवसर पर सामंत और मित्र राजाओं द्वारा भी सैनिक दल राज्य को प्राप्त होते थे। हर्ष की सेना की 3 प्रमुख अंग थे: पैदल, अश्वारोही और गजारोही। रथ का प्रयोग इस समय नहीं होता था। उत्कीर्ण लेखों में नौसेना का भी उल्लेख पाया जाता है और सैनिक पड़ावों का भी वर्णन मिलता है। सेना हेतु घोड़े ईरान, कंबोज और सिंधु प्रदेश आदि से मंगाए जाते थे। सैनिकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली हथियारों में धनुष बाण, तलवार, ढाल, भाले कवच, लोहे की टोपी आदि उल्लेखनीय है। सेना का सबसे बड़ा अधिकारी महासंधि विग्रहक होता था। वह युद्ध और संबंधी मामलों में सम्राट का मुख्य परामर्शदाता था। सैन्य संचालन का मुख्य कार्य महाबलाधिकृत नामक अधिकारी करता था। उसके नीचे बलाधिकृत, सेनापति, बृहदाश्वर, भटाश्वपति, कटुक, पाती आदि होते थे। ठीक है। इसके पश्चात सार्वजनिक निर्माण कार्य भी किया जाता था। सार्वजनिक निर्माण कार्य एक्चुअली हर्षवर्धन जो था एक प्रजावत्सल शासक था और अपनी प्रजा की भलाई करना अपना परम कर्तव्य मानता था। उसने अनेक धर्मशालाओं, औषधालयों, मठों, विहारों, स्तूपों, मंदिरों आदि का निर्माण करवाया। हर्ष विद्वानों और साहित्यकारों को उदारतापूर्वक संरक्षण प्रदान करता था और नालंदा तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करता था। वह बड़ा दान प्रिय था। दीन दुखियों, असहायों, अनाथों, भिक्षुओं आदि की उदारतापूर्वक सहायता करता था। वह प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में दानोत्सव आयोजित करता था और वहां अपार धनराशि लुटाता था।
इसके पश्चात हम प्रांतीय शासन के ऊपर चर्चा करेंगे। गुप्त काल की भांति ही हर्ष का शासन भी शासन की सुविधा की दृष्टि से अनेक प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को भुक्ति या प्रदेश कहा जाता था। प्रांतीय शासक को उपरिक महाराज, महासामंत, गोप्ता, भोगपति, कुमारमात्य आदि कहते थे। प्रांतीय शासकों की नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था। प्रत्येक प्रांत विषयों में और विषय तहसीलों में विभक्त थे। विषय का शासक की जो नियुक्ति होती थी प्रांतीय शासकों द्वारा की जाती थी और विषय का जो अधिपति होता था उसे विषयपति कहते थे। विषयपति के केंद्र अधिष्ठानों में होते थे जहां उसके कार्यालय होते थे। प्रांतीय शासकों और विषयों के शासकों की सहायता के लिए दांडिक, चौरडिक, दांडपाशिक आदि पुलिस कर्मचारी होते थे। जो विषय थे वह पठन में विभक्त थे और पठन अनेक गांव में विभक्त थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई था। ग्राम का शासन गांव के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा चलाया जाता था जो महतर कहलाते थे। गांव के अधिकारिक ग्रामिक कहलाता था। बाण ने अग्रहारिक नामक अधिकारी का भी उल्लेख किया है जो संभवतः दान में दी गई भूमि का प्रबंध करता था। इसके अतिरिक्त अष्टकुलाधिकरण, शौलिक, गौलमिक, ध्रुवाधिकरण, तलवाटक, अक्षपाटालिक आदि का उल्लेख है। इससे प्रतीत होता है कि ग्रामीण शासन व्यवस्था जो है बहुत अच्छी तरह से संगठित थी और गांव के शासन में गैर सरकारी स्थानीय लोगों का भी काफी हाथ होता था। तो इस प्रकार हर्ष का संपूर्ण प्रशासनिक ढांचा मानवीय आधार पर संगठित था। वह अपनी प्रजा को अपनी संतान के तुल्य समझता था और उसकी भौतिक एवं नैतिक उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता था। चीनी यात्री हैंसांग ने हर्ष के शासन के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि हर्ष का शासन उदार सिद्धांतों पर आधारित था। शासन सूत्र लोक कल्याण की भावना से संचालित होता था। परिवार का पंजीकृत करवाने का नियम नहीं था और लोगों से बेगार नहीं ली जाती थी। स्वतंत्र वातावरण में अपनी परिस्थितियों की अनुकूल प्रजा का विकास होता था। तो ये था जो हमने पढ़ा हर्षवर्धन का शासनकाल। धन्यवाद।